रमी मास वर्कर्स पर आपका फोकस करने का कारण क्या है? जब 2003 में हमने रैमिंग मास इंडस्ट्री वर्कर पर काम शुरू किया था, तब मैं खुद नहीं जानता था कि रैमिंग मास किसे कहता है। लेकिन जो एक फैक्ट्री में काम करते थे सारे मजदूर, तो एक रैमिंग मास इंडस्ट्री में सब वहाँ जब हम गांव में गए मुसाबनी में, गांव का नाम है तेरेंगा पूर्णापानी, तो वहाँ जाके पता चला था, वो तो एक अखबार में न्यूज़ निकला था। तो मेरे पिताजी के कहने पर मैंने वहाँ गांव में गया, जाके देखा, सुना कि 2002 में बादल सोरेन वो नाम था मजदूर का, वो 1998 में एक फैक्ट्री में काम करता था और वो 2002 में एक्सपायर कर गया। तो लोग बोलते थे, जब हम पूछे कहाँ काम करते थे, क्या करते थे, तो बोले कि वो एक क्रशर में काम करते थे। लोग ये हम नहीं करता, पता नहीं था, वो रैमिंग मास भी वो लोग भी नहीं बताए थे। बोलता था कि गुप्ता क्रशर में काम करता था। तो हम पूछे क्या होता है, बोला वहाँ सफेद पत्थर का पाउडर बनता है। सफेद पत्थर माने क्वार्ट्जाइट स्टोन। तो मेरे पिताजी ने जब ये अखबार में आया, मेरे पिताजी के जो कंपनी टाटा एविएशन में सर्विस करते थे, वहाँ के उनको एक कॉलीग के साथ डिस्कशन हुआ, एक अखबार में स्टोरी आया था कि लोग वहाँ मर रहे हैं, मरे सिलिकोसिस पे मरे हैं। तो मेरा पिताजी हमको इंसिस्ट किया कि अगर आपको वर्कर पर कुछ काम करना है तो ये जो सिलिकोसिस वर्कर पर काम करें। तब भी मुझे ना पिताजी पता था ना कोई पता था कि ये रैमिंग मास इंडस्ट्री वर्कर है। लेकिन जब हमने 2003 का में काम शुरू किया, 2004-5 तक पता लग गया कि ये लोग बहुत ही कम समय में लोग मर रहे हैं। कोई 2 साल काम किया, कोई मैंने 2.5 साल काम किया, कोई 3 साल काम किया, तो ये लोग मर रहे थे। जो काम किया वो फैक्ट्री में, कंपनी का नाम था के मिनरल्स, जो रैमिंग मास प्रोड्यूस करता था। जब नेट में गूगल में सर्च किया, तब देखा कि सिलिकोसिस होने का कारण जो वहाँ दिखाया गया है, वो कारण ये दिखाया गया है सिलिकोसिस से जो सिलिकोसिस से अफेक्टेड होने के लिए समय लगता है 10 साल 15 साल। ये लिखा है सिलिकोसिस हैपेंड बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, ऐसा करके लिखा रहता था। लेकिन हम जो देख रहे हैं मिलता नहीं, जो हमारे पास जो डेटा आ रहा था वो मिलता नहीं है। लेबर भी बता नहीं पा रहे थे, नहीं यहाँ कोई और बता पा रहे थे। तब हमने उस पर अध्ययन शुरू किया। 2004 में जब हमने उनका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन किया ऑक्यूपेशनल एंड क्लिनिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए, तब भी लोग ने नहीं बताया। तब बोला कि वहाँ काम करते थे, मास्क नहीं दिया जाता था, कोई बोलता था गुड़ नहीं दिया जाता था, सेफ्टी शूज नहीं दिया जाता था, छुट्टी नहीं दिया जाता, गेट पास नहीं दिया गया, ये सारे बोलते थे। लेकिन क्या बनाते हैं वो लेबर लोग बता रहे थे कि बहुत महीन पाउडर बनाते थे, जो 2 लेयर 3 लेयर गमछा देने के बाद भी डस्ट उसका नाक में चला जाता था, ये बताते थे। और दाना बनाते थे, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रेनुअल्स बोलते थे, लेबर लोग का भाषा में बोलता है चीनी का दाना, सूजी का दाना, फिर जो छोटा दाना होता है, कुछ ऐसा दाना होता है जिसका दाना का साइज जो होता है चना का होता है। ये सबको फिर उनको मिक्स करना पड़ता है। तभी भी हमको इतना टेक्निकल इस चीज को हम समझ नहीं पाए थे। इसको बोलता क्या है, पाउडर कितना मेश का होता है या कितना माइक्रोन होता है, जो ग्रेनुल्स बनता हो कितना माइक्रोन का है। जितना दिन हम जब काम करते गया है, तब हमारा परसेप्शन क्लियर होते गया है। इवन जब हम मानवाधिकार आयोग में केस करने गया, तब हम लिखा था कि ये लोग क्वार्ज ये का काम करता है, माने ग्राइंडिंग का काम करता है, मिलिंग का काम करता है, इतना था। क्योंकि लेबर लोग से ये पता चला था कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था रैमिंग मास प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कारखाना में पहले 7 किलो 8 किलो का बोल्डर जाता है, तब लेबर लोग को ट्रक लोड करके वो क्वार्ट्जाइट को ले जाके वो फैक्ट्री में जहाँ उसका स्टोर है वहाँ डंप करता है।
वर्कर्स फिर इसको क्या करते हैं, हैमर से हैंड ब्रेक करते हैं। हैंड ब्रेकिंग के बाद वो जो टुकड़ा टुकड़ा में वो उसको टुकड़ा टुकड़ा में तब्दील करते हैं। तब इस टुकड़ा को वो क्रशिंग करते हैं, वो डिसइंटीग्रेटर में भेजते हैं और कन्वेयर के जरिए बॉल मिल में भेजता है। ये सारा चीज हम बाद में जाना। हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ये प्रोडक्शन प्रोसेस में बाद में बताएगा कैसे रैमिंग मास बनता है। ये जितना भी लेबर हमको बताया कि पहले हाथ से तोड़ता है हैमर से, बाद में उसको एक तो रोलर में ये बॉल मिल में भेजता है कन्वेयर के जरिए, वो डिसइंटीग्रेटर में भेजता है, वो क्रशर में भेजता है। क्रशर में जो जाता है वो क्रशिंग होने के बाद में वो आपको छोटा 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 दाना बनता है। फिर डिसइंटीग्रेटर में जा करके जो 30 मेस का सॉरी पहले हम बताऊं 4 मेस का वो दाना बनता है जो आपको चना का साइज का होगा। वो फिर आपको 15 मेस का बनता है, उसके बाद वो 30 मेस का बनता है, फिर वो 40 मेस का बनता है। ऐसे करके वो ये साइज का दाना बनता है। और पाउडर जो बनाता है वो 500 मेस का पाउडर है। तो कन्वेयर में से जो निकलता है सॉरी बॉल मिल से जो निकलता है रैमिंग ये पाउडर क्वार्जाइट पाउडर वो रहता है 200 मेस का रहता है और 400 मेस कहीं कहीं 500 मेस का बनता है। और डिसइंटीग्रेटर में रहता है वो आपका 100 मेस तक रहता है। और क्रशर से जो निकलता है वो आपको 4 से लेकर के आपको 30 मेस तक 80 मेस तक वो निकलता है। और फिर इसको लोग एक जगह मिक्सिंग करता है, वही रैमिंग मास होता है। रैमिंग मास का जो मेन जो इंग्रेडिएंट है ये यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस का जो फायर ब्रिक्स बनता है लाइनिंग के लिए। क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में जहां और इंडक्शन फर्नेस में जहां कास्ट आयरन बनता है इंडक्शन फर्नेस में, जहां ब्लास्ट फर्नेस में स्टील बनता है, वह टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री टेम्परेचर। 1200 डिग्री टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस में अगर स्टील मेल्ट करेगा लोहा बनाने के लिए तो फर्नेस ही मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए वो इनसाइड में क्लाइनिंग दिया जाता है फायर ब्रिक्स का, जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टरीज आइटम। और ये रैमिंग मास जो है रिफ्रैक्टरीज बनने का मेजर कंपोनेंट है। उसके साथ ये एसिडिक रैमिंग मास बोला जाता है इसको, इसके साथ बोरैक्स मिलाया जाता है और इससे ही वो ब्रिक्स बनता है, फायर ब्रिक बनता है जो फर्नेस का अंदर में क्लाइनिंग दिया जाता है। तो रैमिंग मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है स्टील प्रोडक्शन के लिए। रैमिंग मास के बिना स्टील उत्पादन नहीं होगा, सिलिका सैंड नहीं होगा तो आपका इंसुलेटर नहीं बनेगा। है कि वो जो ग्रेन्युअल्स है ना, जिस ग्रेन्युअल का साइज जो है 30 नंबर 40 नंबर, ये सिलिका सैंड। इससे आपको सैंडस्टोन से भी सिलिका सैंड बनाते हैं, वो कम दाम का होता है, वो इंसुलेटर बनता है। तो एक जैसा रैमिंग मास के बिना फायर ब्रिक्स नहीं बनेगा, फायर ब्रिक्स नहीं रहेगा। खाली लोहा नहीं, कोई भी मेल्टिंग फर्नेस होगा या जिसको भट्टा बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको किल्न बोलता है, जो स्पॉन्ज आयरन बनाने में यूज होता है। स्पॉन्ज आयरन का टेक्निकल टर्म है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। स्पॉन्ज आयरन इसलिए कहा जाता है कि वो फर्नेस में भट्टा में डालने के बाद वो जो रॉ आयरन ओर है उसका जो इम्प्योर पार्टिकल्स वो निकल जाता है, तब वो थोड़ा सा राउंड शेप लेता है। एकदम हुबहू राउंड शेप तो नहीं रहता है और सर्कुलर शेप तो नहीं रहता है, लेकिन रहता है छोटा छोटा पोरोसिटी जैसा, स्पॉन्ज जैसा लगता है देखने में, इसीलिए उसको स्पॉन्ज आयरन बोला जाता है। लेकिन उसका नाम जो है टेक्निकल टर्म है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। वो फर्नेस में उसको स्पॉन्ज आयरन नहीं बनाया जाता है। स्पॉन्ज आयरन जहाँ बनता है वो बनता है आपको किल्न बोलता है, भट्टा में। वहाँ भी जो लाइनिंग होता है फायर ब्रिक्स का, उसमें भी रैमिंग मास यूज होता है। विदाउट रैमिंग मास ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तो लगता है जहां भी मेल्टिंग का काम होता है, कोई भी मेटल मेल्टिंग का काम होता है फर्नेसेस में, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो दूसरा कोई मेटल एल्युमिनियम मेटल हो, जहां हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करके है फर्नेस को बचाना है या किल्न को बचाना है, या जो ये उसको तब क्या होता है कि उसके लिए एक रिफ्रैक्टरीज आइटम का लेयर दिया जाता है। उस लेयर जो है वो बनता है फायर ब्रिक्स का, उसी से उसका मेजर कंपोनेंट है रैमिंग मास। रैमिंग मास के बिना बनेगा नहीं। तब हमने ढूंढना शुरू किया रैमिंग मास का हिस्ट्री क्या है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है।
अभी अगर आप देखेंगे राइमिंग मास का कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है। एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जब स्टील प्रोडक्शन किया, उनका एक हिस्ट्री देख रहा हूँ कि राइमिंग मास का है। वो भी आपको 1960 के बाद से जब उनका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बोकारो में राउरकेला में बोकारो में किया, स्टील इंडस्ट्री शुरू किया, तब हुआ। तब हमको लगा कि इंडिजिनस वे से रिफ्रैक्टिव आइटम का प्रोडक्शन शुरू हुआ, मान के चल रहे हैं। आगे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप तथ्य में जाएंगे, हिस्ट्री देखेंगे, स्टील इंडस्ट्री का हिस्ट्री, क्योंकि राइमिंग मास का हिस्ट्री स्टील इंडस्ट्री में साथ है शुरू से, क्योंकि हमारा देश में फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है बाई टाटा ग्रुप, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उसका नाम था। तो वो 1903 से वो स्टील प्रोडक्शन, स्टील इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू किया जमशेदपुर में, और उनका प्रोडक्शन शुरू हुआ 1907 में। तो हम ये मान के चल रहे हैं उस समय राइमिंग मास इंडिया में नहीं बनता था, क्वार्जेट नहीं बनता था, क्वार्जेट का माइनिंग नहीं होता था, या होता भी था हमें जानकारी नहीं है, और उनका जो उससे राइमिंग मास नहीं बनना। तब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है ये पूरा रिफ्रैक्टिव आइटम को, वो जहाँ से ब्लास्ट फर्नेस को इंपोर्ट किया था, उस समय टाटा कंपनी रिफ्रैक्टिव आइटम को भी, फायर ब्रिक्स को भी इंपोर्ट किया होगा। लेकिन फिर उसके बाद देखिए 1918 में आपका इसको बना, इंडियन स्टील कंपनी बाणपुर में, वहां भी तो राइमिंग मास लगा होगा, वहां भी रिफ्रैक्टिव आइटम लगा होगा, फायर ब्रिक्स लगा होगा। तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस का कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई पड़ता है। अभी अगर आप सर्च करेंगे, देखेंगे राइमिंग मास का हिस्ट्री 2009 के दिखा रहा है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री का हिस्ट्री तो हम देख रहे हैं 2019 में है। अगर हम मान के चले कि इस समय या 1918 में 1918 में जो इसको बना, उस समय भी हम ये भी मान के चले कि उस समय जो है फायर ब्रिक्स या रिफ्रैक्टिव आइटम को इंपोर्ट किया गया था। लेकिन बाद के दिनों में सेल जो अपना फर्नेस बनाया, उसका अंदर में जो फर्नेस के अंदर में जो लाइनिंग दिया, उसमें जो रिफ्रैक्टिव आइटम जो बनाया है, ये उसका वो बिना राइमिंग मास के हुआ नहीं। तो राइमिंग मास का हिस्ट्री आना चाहिए था, लेकिन कोई हिस्ट्री नहीं है। और हम जब यहाँ काम शुरू किया था, पहले हम शुरू में इसको बोलते थे कि क्वार्ज ग्राइंडिंग, लेकिन क्वार्ज ग्राइंडिंग जो इंडस्ट्री होता है उसका नाम क्या, ये मुझे जानकारी नहीं था। इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उनका एक स्टडी था कि प्रीवैलेंस रेशियो कहाँ क्या है। जैसे उन्होंने बताया था कि राइमिंग मास इंडस्ट्री में नहीं, वो लिखा था क्वार्ज ग्राइंडिंग से क्या अर्थ निकलता मुझे पता नहीं है। तो वहाँ प्रीवैलेंस रेशियो है 48%, तो एगेट में है 55%, फिर स्टोन चिप्स में है, फिर ये सारा स्लेट पेंसिल में है, वो डिफरेंट प्रीवैलेंस रेशियो दिखाया गया है जो कम है, आपका क्वार्ज ग्राइंडिंग से कम है और एगेट ग्राइंडिंग से भी कम है, लेकिन राइमिंग मास नहीं था। मेरा सवाल अभी यही है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ का जो सेटअप हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है 1970 में, ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद में। तो इसका पहले 1960 में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में दो रूम लेकर के वहाँ ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन नाम से एक इंस्टीट्यूशन का शुरुआत होता है, यही सब पर काम करने के लिए, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। तो अगर 1960 में हो रहा है, तो 1960 में तो हमारा यहाँ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, वो प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। तो उनके पास भी डेटा होना चाहिए, वो वेबसाइट में अवेलेबल होना चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है राइमिंग मास। क्यों नहीं है? हमको लगता है ये सबको समझना होगा क्यों नहीं है। मुझे लगता है ये तथ्य लोगों के पास, ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास ना जाए, क्योंकि एक ऐसा हैजर्डस आइटम है, प्रोडक्शन प्रोसेस है राइमिंग मास, जिससे काफी लोग मर चुके हैं हमारे देश में, लाखों में मर चुके हैं। क्योंकि अगर हम मान के ये चलते हैं कि हमारा देश में जो स्टील का प्रोडक्शन, राइमिंग मास का प्रोडक्शन, फायर ब्रिक्स का प्रोडक्शन 1960 से भी हुआ होगा, तो बहुत कई लाख लोग मर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद कई स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो चुका है।
क्योंकि हम देख रहे हैं जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम में 4 इंडस्ट्री का मजदूर जो है, 4 इंडस्ट्री का मजदूर आपका लगभग 1-2 इंडस्ट्री का मजदूर जिसका नाम के मिनरल्स था, कुनाल इंडस्ट्री था, और बाद में जाके वो 2009 में शिफ्ट करता कृष्णा उद्योग है। ये सारे उद्योग में जो मजदूर काम किया है, तो ये सारे और भी जो और एक इंडस्ट्री था आपका पोटका में, तो ये सारा मिला करके हम देख रहे हैं कि 1000 लोग पिछले 20 साल में मर गए। बाकी अगर ये 4 इंडस्ट्री 4 तो है ऐसा, और हमारा यहाँ जो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है सरायकेला खरसवा में, वहाँ ऐसा 15 रमिंग मस इंडस्ट्री था। अभी नए नए स्टील इंडस्ट्री लग रहा है, तो नए नए रमिंग मस इंडस्ट्री बन रहा है, क्योंकि रमिंग मस इंडस्ट्री बनेगा, वो चलेगा तो फायर तो ये बनेगा आपका रमिंग मस इंडस्ट्री बनेगा, तब वो रमिंग मस बनेगा, रमिंग मस बनेगा तो फायर ब्रिज बनेगा, फायर ब्रिज बनेगा तो स्टील इंडस्ट्री सेटअप होगा। तो ये कोई तथ्य हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमने सबसे ज्यादा फोकस किया है। एक है कि रमिंग मस हैजर्डस ऑपरेशन है, उनका जो तथ्य हम देख रहे हैं कोई तथ्य नहीं है, अवेलेबल नहीं। और जो तथ्य देखते हैं सिलिकोसिस के बारे में, वो भी हमको लगता है एक मिसलीडिंग तथ्य है, वो कोई एक्यूरेट तथ्य नहीं है। तथ्य क्या है सिलिकोसिस के बारे में, उसमें भी एक डिसऑनेस्टी है। जो भी लोग रिसर्चर लोग इसको लिखते हैं, बोलते हैं कि 15 साल लगता है, जैसे अभी मानवाधिकार सुप्रीम कोर्ट पुराना एक सिलिकोसिस मामला जो 2006 में एक मामला शुरू किया था एक एनजीओ ने दिल्ली में, वो बंद करते समय बोला कि वो सिलिकोसिस बहुत लंबे अवधि तक इनहेलेशन से, सिलिका डस्ट इनहेलेशन से होता है। ये भी हमको लगता सुप्रीम कोर्ट को कोई गलत तथ्य दे दिया, क्योंकि नेट में यही इंफॉर्मेशन तैरते रहता है, यही इंफॉर्मेशन फ्लोट करता है कि सिलिकोसिस का जो इनहेलेशन है, और अगर लंबी अवधि तक या प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर इनहेल करता तब सिलिकोसिस होता। तो देखिए हमारा जो अनुभव है रमिंग मस इंडस्ट्री के वर्कर के साथ काम करना, हम जान के काम करने नहीं गए थे, लेकिन हमने जब देखा कि ये इतना कम समय में मर गए, तब हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ गया, तब हम भी इन पर अनुसंधान करना शुरू किया, ये कैसे बनता है, ये प्रोडक्शन अल्टीमेटली जाता कहाँ है, जाके वहाँ बनता क्या है, तब वहाँ जाके पता चलता है कि रमिंग मस कहा जाता है इसको। तो हम जब मानवाधिकार आयोग में केस फाइल किया था 2007 में ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स ऑफ रमिंग मस इंडस्ट्री वर्कर्स, तभी मुझे जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम केस दायर करने के समय लिखा कि ये रमिंग मस वर्कर था, क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग वर्कर था। फिर हम बंगाल का केस भी जब किया था, उस समय तक पता लग गया था कि रमिंग मस है, लेकिन हम क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग लिखा था इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और एनएचआरसी में तब तक क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग शब्द परिचित हो गया था। लेकिन हम अभी देख रहे हैं, इसके लिए ये बात रमिंग मस को लाना इसलिए जरूरी है, ये चिकित्सक को, सभी स्टेक होल्डर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को ये जानना जरूरी है कि रमिंग मस एक हैजर्डस काम करने वाले मजदूर जो है, एक हैजर्डस ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उनको हमारा फोकस इसलिए है कि सरकार, क्योंकि कोई चिकित्सक के पास अगर कोई जाके, वो फोकस इसलिए है कि सरकार जो है वो थोड़ा माने एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो करके ये रमिंग मस इंडस्ट्री पर, उस पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को वो ठीक ढंग से चलाए। अगर रेगुलेशन नहीं रहेगा, इसी तरह मजदूर मरते रहेगा, और ये मजदूर इतना कम समय काम करके मरते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड है। झारग्राम से एक ग्रुप ऑफ वर्कर आए थे पोटका में, वो था सुपर सिलिका, नाम भूल जा रहे हैं उसका, एक इंडस्ट्री था, वो भी रमिंग मस प्रोड्यूस करता है। वो लोग 8 महीना से 12 महीना काम किया, और चूंकि वो फैक्ट्री प्रेमाइसेस में रहता था, राउंड द क्लॉक सिलिका डस्ट हैंडल करता था। फर्क सिर्फ इतना होता था कि जब वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, तब वो डस्ट कंसंट्रेशन लेवल हाई है, तब और राउंड द क्लॉक को इनहेल करते हैं। जब प्रोडक्शन प्रोसेसेस में नहीं रहता, तो जब वो अपना जहां पर उनको आवासीय व्यवस्था कंपनी द्वारा दिया गया था वहां रहता, वहां भी डस्ट इनहेल करता, क्योंकि फैक्ट्री प्रेमाइसेस में डस्ट इनहेल करता है, तो बहुत ही कम समय में वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो जाता था, और घर लौटकर 2 साल के बाद मर गया। वो तो हम लोग तो उनका एक्सेप्ट पेट का जांच कराया, हमारे जो
ऑक्यूपेशनल डिजीज डिटेक्शन सेंटर के जो चिकित्सक दल है, तो वो किया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार भी उनका जांच किया, सेपरेट जांच किया, लेबर लोग का जांच किया करके वो भी उनको किया। इसीलिए उन लोगों को झारखंड सरकार ने भी 4 लाख करके दिया है, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दिया है। तो ये तो सरकार का जो एक्शन है उससे प्रमाणित हो रहा है कि ये रैमिंग मास वर्कर कितना कम समय में मरते हैं। और झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में जहां हमारा काम है, ये लेबर लोग एवरेज 3 साल काम करने के बाद सिलिकोसिस से आक्रांत होते हैं। ये लोग कारखाना प्रीमाइसेस में नहीं रहते थे, ये 12 to 14 आवर्स ड्यूटी करते थे, करके वो शाम को लौटते थे, घर लौट जाते थे। तो ये कैसे रिवील हुआ, जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के डॉक्टर ने आए थे, डॉक्टर कमलेश सरकार, तो उन्होंने एक CC16 किट डेवलप किया है, उस पर रिसर्च चल रहा है। उसको रैमिंग मास वर्कर का जो ब्लड सीरम से वैलिडेट कराने का था वो किट को। तो उसमें से जब जो साइंटिस्ट लोग आए थे या कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर टीम के जो लोग रिसर्चर आए थे, उन्होंने ही उनका ब्लड सीरम कलेक्ट किया था, उन्होंने ही उनका ऑक्यूपेशनल क्लिनिकल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट किया था। तो जब उन्होंने रिपोर्ट वहां से भेजा, वो देखा गया कि उन लोगों का जो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है वो 3 साल 2 महीना काम किया। कितना लोगों का ब्लड सीरम था, वो था 122 लोगों का ब्लड सीरम कलेक्ट किया गया था, वो जो रैमिंग मास का वर्कर थे। लेकिन ये सैंपल अगर 300 वर्कर का लिया जाता तो डेफिनेटली वो जो 3 साल एवरेज आया था, 3 साल 2 महीना एवरेज आया था, वो रिड्यूस होके हमको लगता है वो 2 साल 6 महीना से लेकर के वो 3 साल के अंदर ही रहता। जो लोग काम करके लौट जाते थे और जो लोग काम इनसाइड में रहते थे वो 8 से 12 महीना काम करके सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाते थे और 2 साल इलाज कराने के बाद मर जाते थे। तो रैमिंग मास ये ट्रेड यूनियन को जानना चाहिए था, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ को जानना चाहिए था, ये जो एनजीओ हेल्थ पर काम करते हैं उनको जानना चाहिए था। लेकिन किसी के पास कोई डेटाबेस नहीं है हमारे सिवा। रैमिंग मास पर काम किया, हाँ रैमिंग मास पर एक ग्रुप एमपी का काम किया, लेकिन उन लोग बोला कि बाहरी माइग्रेंट लेबर है, वो पत्थर खदान में काम करने गए थे और वहां से आके, लेकिन जब वो बताया कि गोधरा में जो इंडस्ट्री में काम करते थे, दे ऑल वर रैमिंग मास इंडस्ट्रीज, वहां जाके काम किए थे। अभी एक न्यूज स्टोरी आया कि तेलंगाना में लोग काम करने गए थे, राजस्थान से, वो जब लौटे वहां से तो वो लोग खूब कम समय में काम किया, मर गए, तो वो रैमिंग मास इंडस्ट्री है। तो रैमिंग मास इंडस्ट्री का फोकस करने का ये कारण है कि रैमिंग मास इंडस्ट्री हैजार्डस ऑपरेशन है। रैमिंग मास इंडस्ट्री के लोग जो है बहुत ही कम समय में सिलिकोसिस से आक्रांत होते हैं और बनिस्पत दूसरे जो स्टोन रॉक्स है, जैसा मैं आपको एक तुलनात्मक विश्लेषण करूं कि जहां पर आपका स्टोन चिप्स बनता है बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट से, तो वहां उसका परसेंटेज रहता है आपका 60 to 70%, आपका सैंडस्टोन में रहता है 30 to 40%, ठीक है। तो ये जो रहता है, तो वहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इससे रैमिंग मास से कम है। रैमिंग मास का परसेंटेज है 98.9 to 99.5%। देखिए सिलिकोसिस में कितने लोग कितने जल्द, कितना कब आक्रांत हो, कब पीड़ित होंगे, कब मर जाएंगे, ये पूरा निर्भर करता है उनका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पर। सिलिकोसिस में मजदूर जहां काम करते हैं वो मजदूरों का वो के जो वहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, डस्ट कंसंट्रेशन लेवल कितना है, कितना अवधि तक काम करता है, जैसा कोई 12 घंटा काम करता है, कोई 14 घंटा काम करता है, और उनका इम्यूनिटी लेवल क्या है, इस पर निर्भर करता है। और चूंकि ये इतना फाइन बारीक डस्ट है, बिलो फाइन डस्ट, और डस्ट इनहेल करता है, और इतना फाइन डस्ट है। कुणाल कुमार सिंह जो सिलिकोसिस से मर गए, वो कृष्ण उद्योग में काम करते थे, तो उन्होंने बताया था कि 3 ठो N95 मास्क से भी अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। 3 ठो N95 मास्क, तो इतना बारीक डस्ट है। तो ये तो एक ऐसा ये है, इसके लिए दूसरी बात है, हमारा फोकस करने का और मेन कारण है कि जो डेफिनेशन आज तक सिलिकोसिस में है कि सिलिकोसिस होने के लिए 10-15 साल लगता है, तो हम इसको रिजेक्ट करता हूं इस तथ्य को। वो होता होगा, वो भी सही जांच नहीं है, क्योंकि जब हम राजस्थान के लोगों से बात करते हैं
वो लोग कब हुआ जब डॉक्टर उनको चिन्हित किया, लेकिन जब चिन्हित किया सिलिकोसिस हुआ तो वो जब वो चिन्हित हुआ तब वो तो उसका मैंने क्या बोलता है एक्यूट स्टेज में है, लेकिन सिलिकोसिस तो खाली एक्यूट स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता है, उसका 3 साल पहले भी डिटेक्ट होता है, 4 साल पहले भी डिटेक्ट होता है, तो उसका एक लंबा प्रोग्रेशन पीरियड भी रहता है, काम छोड़ देने के बाद भी, वो डस्ट से डिसएसोसिएट होने के बाद भी। तो मेरा मानना है कि वो जो डेफिनेशन है सिलिकोसिस उसको बदलना चाहिए, इसलिए मैं रैमिंग मास को फोकस किया, क्योंकि रैमिंग मास में जो वर्कर काम करते हैं बहुत ही शॉर्टर पीरियड में वो सिलिकोसिस से प्रभावित होते हैं और वो मर जाते हैं, इसलिए रैमिंग मास में फोकस किया।